एप्टीट्यूड नंबर 6.1। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बोलता परसेंटेज ऑफ लॉस इज सेम एज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, ठीक है। व्हेन सोल्ड एज 50, व्हेन सोल्ड एज 70, हमें फाइंड करना है क्या। तो SP1 SP2 वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। जब SP 50 पे बेच रहे हैं तो लॉस होगा, अंडरस्टूड। और जब 70 पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे कितना आएगा, 500 प्लस 5x, और इसको क्रॉस करोगे तो 700 माइनस 7x। 7x यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 12x, और यहाँ माइनस आकर 200। x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 12, 4 से कटेगा, 4 3 जा और 4 50 जा, 50/3 कितना होता है, 6/3। आपका आंसर आ गया। क्या किया, SP1 SP2 वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को इक्वल लेकर सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा अभी तक। 5% लॉस की बजाय अगर 5% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 5 रुपए ज्यादा मुनाफा होगा। इन दोनों केसेस में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10%। किसका, कॉस्ट प्राइस का। किसके बराबर है, 5। 10% 5 तो 100% 50। आंसर कॉस्ट प्राइस 50, एक बार में आ गया। बोलता परचेज किया, खरीदा कितने पे, 13/15 ऑफ द सेलिंग प्राइस। वो बोल जरूर रहा है सेलिंग प्राइस, लेकिन ये सेलिंग नहीं है, ये मार्क्ड प्राइस है, समझ लीजिए। अब ध्यान से देखना, क्योंकि बेच तो अलग से रहा है ना, अब ये 12% बढ़ा के बेच रहा है। ध्यान से देखना, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस परचेज एट 13/15 ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोल तो रहा है ये सेलिंग प्राइस, लेकिन ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस को यहाँ ट्रांसपोज कर लो। समझ लीजिए कि 15 रुपीज का मार्क प्राइस था, तो 13 पे खरीदा। कितने का खरीद के लाया, 13 रुपीज का खरीद के लाया। अब वो बेच रहा है कितने पे, 12% मोर देन द सेलिंग प्राइस। नहीं, बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस होगा 12% मोर देन द मार्क प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस कितना था आपका, 15, और 15 का 12% निकाल लीजिए, कितना होगा 12%, 12% ये 180 होता है ना, 180/100 1.8। तो 15 रुपीज पे 1.8 ऐड करके 16.8 पर बेच रहा है। 13 का खरीदा, 16.8 का बेचा। प्रॉफिट कितना है, 3.8। किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। परसेंट चाहिए, इंटू 100 कीजिए, कितना हो गया ये, 380 डिवाइडेड बाय 13। 13 3 जा 39 तो बड़ा हो जाएगा, तो 30 से 3 जा से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है, कोई दूर दूर तक नहीं है। और वैसे भी डिनोमिनेटर में 13 आएगा, देखिए आ गया, खत्म, राइट। ये सेलिंग प्राइस बोल रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस है। सेलिंग तो अब जो बेचेगा, उसने बेचा इतने पर, थोड़ा सा केयरफुल रहना। 4 तो याद ही होगा आपको, जब भी SP1 SP2 इक्वल है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल है, ऑलवेज लॉस, है ना। 2 का 2 2 जा 4, 4% लॉस, 4% लॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आंसर तो परसेंटेज में दिया नहीं, रुपीज में दिया है। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज टोटल SP, 12 12 24। तो हम टोटल CP निकाल लें। टोटल CP कैसे निकालते हैं, CP पे लॉस माइनस किया, 100 माइनस लॉस 96, तो आ गया SP। 24 1 जा, 24 4 जा, 4 1 जा 4, 5 जा, टोटल कॉस्ट प्राइस 5 रुपए।
एक 425 है ना, कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज, 25 पे खरीदा था, 24 पे बेच रहा है, तो लॉस 1 रुपए। आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अदरवाइज हम लोग जो क्वेश्चन करते थे कि जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, हमेशा लॉस होगा x² / 100%। वो तो आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन परसेंटेज में नहीं था, रुपीज में था, है ना। तो लॉस हमें पता है, टोटल SP पता है, टोटल CP फाइंड कर लीजिए, फिर दोनों को माइनस करके लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन, एक्सेप्शन है। ट्रेन मैन को क्रॉस करती है 8 सेकेंड्स में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकेंड्स में। तो आपने नोटिस किया दोनों केसेस में ट्रेन सेम है। जब ट्रेन सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, है ना, वही तो ट्रेन है, मैन को भी क्रॉस कर रही। अच्छा, फर्स्ट केस में मैन को क्रॉस कर रही है, सेकंड केस में प्लेटफॉर्म, बस इतना ध्यान रखना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फर्स्ट केस में मैन का कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो ट्रेन का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 8। सेकंड केस में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 264, कितने देर में? 20 सेकेंड्स में। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी का वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट इज ऑल। समझ गए ना? ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना। इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले से नहीं करेंगे। सेम ट्रेन है जो मैन को क्रॉस कर रही है, सेम ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन तो सेम है, तो दोनों केसेस की स्पीड सेम होगी। स्पीड को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। बोट गोज 8 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ स्पीड ऐड हो जाती है। बोट प्लस करंट इज 8, इक्वेशन नंबर 1, है ना, पर आवर दिया ना स्पीड। बोलता है अगेंस्ट मतलब B माइनस C, उसकी स्पीड है 2। तो इक्वेशन बन गया। हमें चाहिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों को माइनस करके हाफ कर लो। माइनस करोगे 6, उसका हाफ 3, आपका आंसर। बोट की स्पीड चाहिए, ऐड करके हाफ करना। अगर बोट की स्पीड चाहिए तो ऐड करोगे 10 का हाफ 5, और करंट की स्पीड चाहिए तो सब ट्रैक करके हाफ कर लो। तो नहीं तो लीनियर इक्वेशन तो है, जैसे आपको इजी लगे। वॉकिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड को यहां ले लो, तो आपको क्या लग रहा है? 3/4 का वैसे ही मतलब होता है, 3/4 मतलब 1 से छोटा। स्पीड कम कर रहे हैं, स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बोलता है 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो मैं आपको ना इस क्वेश्चन को किससे करा रहा हूं? इनवर्स वेरिएशन। ध्यान देना, स्पीड डिस्टेंस टाइम की जरूरत नहीं। स्पीड टाइम, आपको मालूम है स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है। ये इनवर्स रेशियो, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 4, अब क्या हो गई? 3। आपने स्पीड डिक्रीज कर दी है। तो पहले टाइम लगता था x, अब आपको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। क्या आपको समझ में आ गया? ऐसे लिखने में समझ में आ गया? अब याद रखना, इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट इज इक्वल, प्रोडक्ट 4x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 2। तो आप देखिए ये 3x यहाँ का माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, x इक्वल्स टू 6। आंसर आ गया एक बार में। कोई स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे। आप देखेंगे स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है, इनवर्स वेरिएशन से कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यूनिट कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, कभी आवर्स में दिया, मिनट्स में दिया, सेकंड्स में दिया,
कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर 42 मतलब रेडियस 21 है, उसको खोल के रेक्टेंगल शेप में बेंड कर दिया। ठीक है, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इसका पेरीमीटर बन जाता है, और बोलता है किस रेशियो में, 6:5। ये 6x है तो ये 5x है। थोड़ी देर में आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 22/7 इंटू आर। आर कितना है, 21, 7 3 और आगे का मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने दो। कितना हो गया, 3 2 6 इंटू 22 सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस बराबर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 22 इंटू 6। वैसे आप इसका पेरीमीटर अगर निकालोगे तो क्या होता है पेरीमीटर, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया 11, 11 2 22x। पेरीमीटर कितना है, 22x। 22 ये कट गया, x का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया, इसका मतलब लेंथ कितना है, 6 6 36, और ब्रेथ कितना है, 6 5 30। अब वो पूछ रहा है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 36 3 108 और 1 0, आंसर आ गया। राइट, देखो सिंपल ज्योमेट्री यूज की है। सरकमफ्रेंस निकाल के जो सरकमफ्रेंस आएगा वही पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर x के टर्म्स में इक्वेट करके x का वैल्यू निकलेगा, उससे लेंथ ब्रेथ निकल जाएगी, उससे हम एरिया निकाल लेंगे। स्टेप्स फॉलो करना ध्यान से। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। ध्यान से देखना, इसका भी पेरीमीटर 160 और इसका भी पेरीमीटर 160। आपको मालूम है स्क्वायर का पेरीमीटर साइड तो 4 इंटू साइड होता है ना, सारे साइड्स इक्वल, तो साइड तो निकल गया 40 स्क्वायर का। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है ना, इसका अभी अपन लेंथ और ब्रेथ नहीं निकाल सकते, आगे देखते हैं। बोलता एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100। ठीक है, हमको फाइंड करना है लेंथ। देखते हैं क्या बनता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर 1600 है ना। तो 100 को इधर ले लो, इसको यहां ले लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 100 माइनस कर लो तो 1500। अच्छा 1500 को तोड़ लो, 50 इंटू 30 में तोड़ लिया। ऐसे मैंने अपने मन से तोड़ लिया, ऐसे अपने मन से तोड़ लिया। तो लेंथ कितनी आ रही, लेंथ 50 आ रही। लेंथ मतलब बड़े वाले को ही लेंथ बोलते हैं। अब अंडरस्टूड है कि 1500 जो है एरिया लेंथ, एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये 4 के टेबल में तो जाएगा नहीं, ये नहीं हो सकता। 6 के टेबल में तो जाता है वैसे, है ना। पेरीमीटर कितना बोला था, पेरीमीटर मतलब ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ 160, और 2 से काट दोगे तो 80। लेंथ और ब्रेथ को ऐसा तोड़ो कि ऐड करने पर 80 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1500 आए, तो यही आ सकता है। ऐड करने पर 80, मल्टीप्लाई करने पर 1500। हमें लेंथ चाहिए था, आंसर आ गया। राइट, एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल। इसका और इसका एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल। उसने बोला एरिया इक्वल है, इक्वल निकाल के छोड़ दो। उसने बोला रेशियो किसका फाइंड करना है, पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर पेरीमीटर। याद रखना ऑप्शन में पाई है, पाई का वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर अपॉन पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, 2 कट गया 2 बार, बस और कुछ नहीं।
अब प्रॉब्लम ये है कि R/S का वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हम लोग यहां से निकालेंगे। एरिया कितना है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर को यहाँ नीचे ले लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है ना। और पाई यहाँ नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा, R/S हो जाएगा √1/पाई, 1 का √1, पाई का √पाई। अब देखिए C/P का वैल्यू ऊपर क्या है, पाई रहने दो, अपॉन 2 रहने दो, हम सिर्फ R/S का वैल्यू लिख रहे हैं 1/√पाई। √पाई ऊपर इसको काटोगे तो ऊपर √पाई बचेगा, √पाई अपॉन 2 आपका फोर्थ ऑप्शन। अरे पाई/√पाई x/√x, तो ये जो x है वो होता √x इंटू √x, एक कट गया एक बच गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is 2 times volume of cube, ठीक है। क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हैं 986, तो आपको मालूम है वॉल्यूम होता है 9 इंटू 8 इंटू 6, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इज 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है साइड क्यूब, राइट। एक 2 काट दो, यहाँ 2 काट दोगे तो ये 3 टाइम्स, तो साइड क्या आ जाएगा मालूम है, 6। क्यों क्यों साइड क्यूब इक्वल्स टू 9 होता है 3 3 का, और एक 3 और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, साइड क्यूब, साइड आ गया कैसे, साइड क्या आ गया, एक 3 का कॉमन, एक 2 कॉमन, साइड आ गया 6। हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का मालूम है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 216। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, किसी को याद है डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2। तो ये जो डायगोनल है साइड इंटू √2 वो किसके बराबर है, 4√2 के। √2 कैंसिल कर दो तो साइड आ गया। इसका मतलब इस स्क्वायर का साइड कितना है, 4 ऑफ अ स्क्वायर। अब होता डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर निकालना है, दूसरा स्क्वायर निकालना है, उसका डायगोनल निकालना है, उस एरिया इज डबल द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। इसका एरिया कितना, हाँ 16, 4 का स्क्वायर 16, तो दूसरे वाले का एरिया कितना 32। आपको कोई फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला डायगोनल और स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मालूम, हाफ डी स्क्वायर। एरिया क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर। तो 2 को यहां ले जाइए, 2 इंटू एरिया, एरिया कितना 32 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, 32 2 जा 64, 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, इसका डायगोनल आ गया। एक स्क्वायर है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस, ये स्क्वायर है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, बेस दोनों का सेम है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एक स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरिया याद रखना, जो पहले दिया ना उसको ऊपर लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्मूला मालूम है आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4/√3, आंसर आ गया एक स्टेप में, अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। कॉपर रॉड का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, लेंथ है इसकी 8, उसको बोल रहा है तार बना दिया, पतला तार जिसका लेंथ है कितना
18 मीटर, याद रखना 18 इंटू 100, क्योंकि लेफ्ट में सब सेंटीमीटर में था तो यहाँ भी सेंटीमीटर में। बोलता उसका रेडियस फाइंड करो। इसके वॉल्यूम को V1 बोलते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 बोलते हैं। आपको मालूम है जब भी एक चीज मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं वॉल्यूम इक्वल होता है। V1 इक्वल्स टू V2। V1 क्या है, ये भी सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर H1, और ये भी सिलेंडर, पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस को रेडियस रहने दो। हाइट इसकी कितनी है, 1800, इक्वल्स टू इसका रेडियस कितना था, हाफ इंटू हाफ, और इसकी हाइट कितनी थी, 8। क्या आपको इतना समझ में आया? ये 2 2 जा 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 कटेगा ये 900 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 900 नीचे ले जाओ यहाँ पर, 1/900, आर हो जाएगा 1/30। आंसर आ गया। बस सही फॉर्मूला यूज करें, कंसेप्ट सही यूज करें, आंसर तो आएगा। वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है स्क्वायर के शेप में बेंड किया, इसका एरिया कितना आ रहा है, 484। तो साइड कितना होगा, 22, याद है ना, 22 का स्क्वायर 484, साइड निकल गया। What will be the area enclosed by the same wire bent in the, अच्छा ये सेम वायर को उसने सर्कल कर दिया। तो आपको मालूम है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तार, राइट। इसका ये सेम तार से तो वो बना रहे हैं, इसका पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता, 4 इंटू साइड 88। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना, 88। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 88। इतना समझ में आया? हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें आर का वैल्यू चाहिए। आप काम करिए, आर को क्या करिए, 2 पाई को यहां डिवाइड कर दीजिए। अभी वैल्यू मत रखना, जाने दो ऐसे। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर मतलब 88/2 पाई इंटू 88/2 पाई, है ना। तो 1 पाई यहां कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 4 22 जा, पाई होता 22/7, एक 22 और कट गया, 88 इंटू 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि एरिया से निकाला साइड, साइड से निकाला पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है वही सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस से निकाला रेडियस, रेडियस से निकाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वाज द डिस्बर्समेंट, डिस्बर्स मतलब दिया गया, of all the banks combined together was nearest average of all the years together। किस साल का एवरेज के बराबर था? तो पहले पूरे का एवरेज निकालो, इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, 200, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, 224, 424, और 4 से डिवाइड करोगे तो 106, राइट। बोलता है एवरेज के करीब है, नियरेस्ट। तो किस ईयर में एवरेज के करीब है, ये ना 2007। देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन देख के समझना कि करना क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलता व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ऑल द बैंक्स 8 से 9। 8 में कितना था, 13 से 120 हो गया, 13 से 120 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 7। किससे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस से। परसेंट चाहिए इंटू 100, है ना। तो ये हो गया 700 डिवाइडेड बाय 113। आपको क्या लगता है कितने बार जाएगा, 11 6 66, 6 बार जाएगा, है ना। तो 13 6 78,
678, कितना बचा 22, देखिए आंसर आ गया 22 और होल अपॉन 113 तो आएगा ही, राइट। In which year was the total disbursement of A and B, A plus B exactly equal to C plus D? अब आप क्या करना, एक एक ईयर चेक कर लेना। 6 में चेक करना दोनों का, इसका सम इसके सम के इक्वल है कि नहीं, नहीं है तो 7 करना, नहीं है तो 8 करना, नहीं है तो नन ऑफ दीज, खत्म। In which year, in which bank is the disbursement more than 30% of the combined in 2009? 2009 में कितना है ये 120, 120 का 30%, 12 3 जा 36, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना है 120, 120 का 30% कितना हो गया 12 3 जा 36। बोलता मोर देन 36, 36 से ज्यादा किस बैंक में है 2009 में, 36 से ज्यादा बैंक बी, बैंक बी में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आइडेंटिटी है ये, ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको याद होगा ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखिए वही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट गया, आंसर ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3, a minus b3. Well, the difference of their square is a square minus b square equals to 39. आपको चाहिए लार्जर नंबर। सबसे पहला काम ये करें, a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर कर दें। a प्लस बी a माइनस बी होता है 39, राइट। a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 3, 3 कटेगा 13 बार, क्या निकाल लिया आपने a प्लस बी कितना 13। याद रखना ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, हमें चाहिए लार्जर नंबर, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, ऐड किया 16 का हाफ 8, आंसर याद आ गया। ये सिंपल इक्वेशन जो बनते हैं ना सीधे सीधे, a प्लस बी a माइनस बी, ग्रेटर नंबर चाहिए ऐड करके हाफ करो, स्मॉलर नंबर चाहिए सबट्रैक्ट करके हाफ करो, है ना। बोट एंड स्ट्रीम वाले ने भी किया था। याद रखना कि 2 2 के साथ में ही ऐड होगा और 3 √3 के साथ में ही ऐड होगा। मुझे बताइए इसकी पावर कितनी है 1/3, इसकी पावर कितनी है 1/2। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, राइट। तो ये बन गया 2 की पावर 1/6, 5/6, एलसीएम ले लिया 2 + 3 5/6। अब ये देखिए ये जो 3 है, ये 3 की पावर क्या है 1/3, और दूसरे वाले 3 की पावर क्या है 1/2, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड, ये कितना हो गया 3 की पावर 5/6। दोनों की पावर सेम है तो 2 × 3 पूरे की पावर 5/6 कर दीजिए, 2 3 = 6, 6 की पावर 5/6। जब बेस सेम हो, देखो लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, √2 को √2 के साथ में कंबाइन किया, √3 को √3 के साथ में। एलसीएम एचसीएफ 1 नंबर याद है आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर नहीं पता, एचसीएफ कितना 5, एलसीएम कितना 30, एक 0 काट दिया, आंसर आ गया। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, याद है ये कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। छोटा नंबर हो तो ओरल भी कर सकते हैं, नहीं तो बढ़िया लॉन्ग डिवीजन। किससे जाएगा जल्दी बोलिए, 4 से, 4 4 = 4 = 16, प्लस किया तो 8, माइनस किया तो 6। नेक्स्ट पेयर 0 3 कॉपी। एडेड में कैसा नंबर लेते हैं ग्रेटर, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि
603 से बड़ा आएगा। 8 5 जा 8 7 जा 56, 8 जा चेक करें, 7 जा चेक कर लेते हैं, है ना। 87 7 जा 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 और ये 56 एंड 4 60 आ गया ना बड़ा। 7 जा 7 जा 7 जा कितना आ गया 609, कितना बड़ा है ये 6 बड़ा। जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर होता है। बस एडेड में ग्रेटर नंबर लेते हैं, सब्ट्रैक्टेड में स्मॉलर। सबसे बढ़िया मेथड, लॉन्ग डिवीजन करो, सीधा सीधा आंसर आता है। हाँ, अब 25 लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, इन सबसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 8 आता है, इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, 13 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आता। अब आप मुझे सिर्फ इन सब से डिवाइड करने पर, तो इन सब का मल्टीपल ले लो, एलसीएम ले लो। मुझे जल्दी से इसका एलसीएम निकाल के बता दो, जल्दी से निकालो। इन सब का एलसीएम क्या आया 840। तो मेरा मतलब ये है 4 से भी डिवाइड करें, 5 से भी करें, 6 से भी करें, 7 से भी करें, 8 से भी करें, इससे अच्छा 840 से चेक कर लो। 840 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए, लेकिन 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 840 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, जाने दो। 840 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 तो बच रहा, लेकिन 13 के टेबल में नहीं आ रहा, इसको भी जाने दो। और ये वाला नंबर देख लो, 840 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, 13 से पूरा पूरा कटता है, यही आपका आंसर है। सबसे बढ़िया मेथड बता दिया। आप अलग से सारे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट स्ट्रॉन्ग है। आप इन सब का एलसीएम ले लिया, 840 के टेबल में डालना चाहिए, सॉरी 840 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए और 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो एक एक करके, ठीक है।